वेलकम टू मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे, है ना। होना ही पड़ता है, क्या करें, कंपटीशन का ज़माना है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था अदर बुक का, जिसमें मैंने आपको परचेज बुक बनानी सिखाई थी और उसकी जर्नल एंट्री भी सिखाई थी और बता दिया था सारी बुक्स ऐसे ही बनती है। सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट बनानी है, परचेज की जगह सेल्स लिख देना है और कुछ नहीं करना है। एंड में टोटल को परचेज अकाउंट को डेबिट कर देना है और सेल्स बुक में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा, 2 इलस्ट्रेशंस भी बुक में देखे होंगे तो सब समझ आ गया होगा। फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू, ओके। एंड अभी मैंने सोचा है कि एक छोटा सा टेस्ट और एक क्वेश्चन और कुछ MCQs जो है उस चैप्टर के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर देख लेना। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ BRS। BRS मीन्स बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब ये होता क्या है? तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सीखने में मज़ा आएगा, कुछ अच्छी चीज़ सीखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, नाम से ही पता चल रहा है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट जो बैंक को रिकंसाइल करती है। रिकंसाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? रिकंसाइल का मतलब होता है मैच करना, दो चीज़ों को मैच करना, मिलाना आपस में। देखो, हम लोगों ने कैश बुक सीखा है ना, अच्छे से आता होगा। डबल कॉलम कैश बुक सीखी है, बिल्कुल सीखी है। उसमें दूसरा कॉलम किसका होता है? बैंक का होता है बच्चों, बैंक का होता है ना। वो क्या बताता है कि हमारे बैंक में कितने पैसे आए और कितने पैसे गए। तो आखिरी में वो जो बैलेंस बताता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन या टू बैलेंस कैरी डाउन, कुछ भी आ सकता है। वो बैलेंस क्या होता है? वो बैलेंस अमाउंट होता है जो हमारे बैंक में होना चाहिए हमारे हिसाब से। गॉट इट? कि हमारे बैंक में इतने पैसे थे, इतने चेक्स आए, इतने हमने कैश डिपॉजिट कराए, देन इतने पैसे हमने चेक्स काट दिए, इतने हमने कैश निकाल लिया, तो इतने पैसे बचने चाहिए। किसके हिसाब से? हमारे हिसाब से। तो क्या हमारा हिसाब बैंक के हिसाब से मैच हो जाता है हर बार? नहीं होता। हम सोचते हैं कुछ और बैंक करता है कुछ और। तो देयर आर फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से हमारे हिसाब से जो हमारे बैंक में पैसे होने चाहिए वो नहीं होते। जब वो नहीं होते तो हम क्या करते हैं बच्चों? हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ये कोई अकाउंट्स नहीं है, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है बच्चों, ये एक स्टेटमेंट होती है। सीधा सीधा बोलूँ तो एक रफ स्टेटमेंट होती है जो बनाई जाती है चेक करने के लिए कि ये जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस क्यों आया है। बात समझ में आ गई? चलिए शुरू करते हैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है? एक रफ स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? एक रफ स्टेटमेंट। देखो, मैंने लिख दिया सब कुछ यहाँ पे आपके लिए, कीवर्ड्स हैं बच्चों, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सब लिख दिया, लर्न करते जाओ। कौन बनाता है? अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर यानी कि हम, जिसका बैंक अकाउंट है। क्यों बनाता है? टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए बनाता है। कैसे? एज पर हिज ओन बुक्स। हमारी बुक कौन सी होती है? कैश बुक। कौन सी वाली कैश बुक? डबल कॉलम कैश बुक। उसकी किसकी बात कर रहे हैं? जब भी हम बोलेंगे कैश बुक इस चैप्टर में, जब भी मैं बोलूंगा कैश बुक, उसका मतलब होता है कैश बुक का बैंक कॉलम, नॉट कैश कॉलम। याद रखना ये बात, कैश कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं, कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। विद बैलेंस एज पर बैंक, और बैंक में जो बैलेंस है उससे हम अपने बैलेंस को मैच करते हैं कि मैच क्यों नहीं हो रहा। अब बैंक के बैलेंसेस हमने तो लिख रखा है सब कुछ, इतने पैसे आए, इतने पैसे गए, इतने चेक आया, ये चेक गया, ये चेक काटा, ये चेक डिपॉजिट करा, ये विड्रॉ करा। क्या बैंक लिखता है? हाँ। कहाँ लिखता है? बैंक भी एक बुक बनाता है। क्या बोलते हैं उसको? पासबुक बोलते हैं बच्चों। बात समझ में आ गई? तो जब भी मैं बोलूंगा पासबुक, इसका मतलब मैं बैंक की बुक की बात कर रहा हूं। जब भी मैं बोलूंगा कैश बुक, यानी कि मैं हमारी बुक्स की बात कर रहा हूं, अकाउंट होल्डर की बुक की बात कर रहा हूं, जिसमें उसने अपनी बैंक की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है। यानी कि मैं कैश बुक डबल कॉलम की बात कर रहा हूं। बात समझ में आ गई बच्चों? अब ये मैंने बताया कि डिफरेंस आ जाता है तो हम स्टेटमेंट बनाते हैं।
स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? वाई दिस BRS? ठीक है, वाई किसकी बात कर रहा हूं? BRS की। वाई BRS क्यों बनाते हैं? देयर आर फ्यू पॉइंट्स। क्यों बनाते हैं? देखिए, हम बनाते हैं किस लिए? टू चेक एरर्स, कि जो गलतियां हैं किसे नहीं होती। मान लीजिए आपने किसी को 10,000 रुपये का चेक काटा, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? किसी भी पार्टी को XYZ एंट्री होनी चाहिए थी एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड में बाय एक्स लिख के बैंक कम कर दिया, पर गलती से 1 0 कम लगा दिया। 10,000 का कितना लिख दिया? 1,000 लिख दिया। तो बैंक बैलेंस 9,000 रुपये से ज़्यादा दिखेगा, दिखेगा ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपके अकाउंट में 50,000 रुपये थे, आपने किसी को 10,000 का चेक काट दिया, तो बैलेंस कितना होना चाहिए? 40,000। गलती क्या हो गई? 50,000 में से 1,000 एक जीरो हटा दिया बस, यानी कि 1,000 माइनस कर दिया, तो बैंक कितना बैलेंस दिखेगा हमें? 49,000। पर क्या ये गलती बैंक भी करेगा? नहीं, बैंक तो सही करेगा, बैंक थोड़ी ना गलती करता है। बैंक ने 10,000 कम कर दिए, तो पासबुक के हिसाब से कितने पैसे दिख रहे होंगे? 40,000। और हमारे हिसाब से कितने होने चाहिए? 49,000। दिमाग खराब हो जाएगा ना, यार बैंक में 49 होने चाहिए थे, 40 कैसे दिख रहे हैं? क्या करेंगे? फटाफट मिलाएंगे। फिर जब मिलाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने एक गलती कर दी, फिर हम उसको सुधार लेते हैं। बात समझ में आई बच्चों? ये फायदा होता है BRS बनाने का। दूसरा, अनड्यू डिलेज। अब ये डिले किस चीज में होता है? देखो, कई बारी क्या होता है, एंट्री जो होती है जिस तारीख पे होती है कैश बुक में, और जिस तारीख पे होती है पासबुक में, वो डिफरेंट हो जाती है। कैसे हो जाती है? देखो, हमने कैश बुक में सीखा है कि जिस दिन चेक आता है उसी दिन एंट्री कर देते हैं। अब वैसे तो हम चेक इन हैंड अकाउंट करके करते हैं, पर बहुत सारे लोग सोचते हैं यहाँ चल जमा करा देंगे कल ही, इसको लिख दे आज ही। या मान लो सुबह सुबह चेक आ गया, तो आपको क्या लगता है कि चल यार अभी जमा कराया आऊँगा और मैं इसको आज एंट्री कर देता हूँ सीधा बैंक कॉलम में। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट नहीं करते, और गलती से वो क्या होता है, जमा नहीं करवा पाता, 1 दिन 2 दिन डिले हो गया। ओके, सेकंड थिंग, मान लो आज आपने एंट्री कर दी और आज आप बैंक में जमा भी कराया है, तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि चेक डिपॉजिट करते ही बैंक में पैसे आ जाते हैं। इट विल टेक 3 days टू क्लियर द चेक, वो भी अगर आपने सुबह 12 बजे से पहले जमा करा दिया है तो, क्लियरिंग निकलने से पहले। अगर ये बात ना पता हो तो अपने फादर से पूछना, उनको पक्का पता होगा। जो भी बैंक के चेक्स काटता है और डिपॉजिट कराता है उनको सबको पता होगी ये बात। ठीक है, आप लोग बैंक शायद नहीं गए होंगे, नहीं पता होगी, बट फिर भी मैं बता दूं कि बैंक का एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि आपने मुझे चेक दिया कि लो सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, हमारी तरफ से एक चेक छोटा सा, थैंक यू, मैं ले लूंगा। आती हुई लक्ष्मी को कभी ना नहीं बोलते। एंट्री क्या कर दूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट्स। मान लो आपने मुझे चेक दिया 28 ऑफ कौन सा महीना गया? अगस्त को, राइट। अब मैंने क्या करा, 28 ऑफ अगस्त को बैंक में चेक जमा करा दिया, तो क्या मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? आपके अकाउंट से कट जाएंगे? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। क्या होगा? मैं आपको बताता हूं। होगा ये कि बैंक का जो चेक है वो जाएगा क्लियरिंग हाउस में, यहां से, यानी कि इनके जो भी बैंक है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपका ICICI बैंक में अकाउंट है, मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है। मैंने चेक कहाँ जमा कराया होगा? अपने बैंक में, HDFC में करा दिया। अब क्या होगा, HDFC से चेक निकलेगा, जाएगा क्लियरिंग हाउस में HDFC के। ओके, वो क्लियरिंग हाउस सबके, ये समझ लो एक जगह पे होते हैं। समझ लो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारे बैंक वाले अपने अपने चेक्स लेके आ जाते हैं, फिर वो छाटते हैं, ले भाई ये तेरे बैंक से चेक आया, ले भाई ये तेरे बैंक से चेक आया, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, जहाँ पे क्लियरिंग होती है चेक्स की। नेक्स्ट डे वो चेक आएगा आपकी ब्रांच में, गॉट इट। फिर आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। सेकेंड डे हो गया, क्या मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आपके बैंक को पता है कि उसने चेक क्लियर कर दिया, अभी तक इंटीमेशन मेरे बैंक के पास नहीं आई। क्या सिस्टम बना हुआ है? सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि नेक्स्ट डे फिर हम सारे वहीं पे जाके इकट्ठे होंगे। रोज जाते हैं, क्योंकि रोज का सिस्टम होता है चेक क्लीन करने के लिए। अगर मान लो आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, या चेक पे कोई कटिंग है, या साइन मिसमैच हो गया है, या मैंने कुछ गलत लिख दिया है चेक पे, तो वो चेक क्लियर नहीं होगा। अगर मान लो किसी भी वजह से चेक क्लियर नहीं हो रहा, तो वो चेक सेकंड डे शाम को वापस मेरे बैंक के
हेड ऑफिस में या वो क्लियरिंग हाउस में आ जाएगा, और थर्ड डे वो मेरी ब्रांच में वापस आ जाएगा। तो फिर मेरी ब्रांच वाले बोलेंगे कि भाई चेक बाउंस हो गया, ठीक है, तो सर हम आपको ये चेक के पैसे नहीं देंगे, तो 3 दिन लग जाते हैं। और अगर मान लो चेक बिल्कुल ओके है और वो क्लियर हो गया तो वापस नहीं आता, तो जो चेक तीसरे दिन वापस नहीं आते उनको फिर बैंक क्लियर कर देता है और पैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। सिस्टम समझ में आया बच्चों? ये सिस्टम होता है चेक का। तो अब मैंने अपना चेक जमा कराया 28 तारीख को, मैंने तो अपनी कैश बुक में 28 तारीख को एंट्री कर दी, ओके। 3 दिन लगते हैं, 28, 29, 30, जिसमें से 2 दिन आ गए सैटरडे और संडे, बैंक बंद था, क्लियरिंग हाउस भी बंद था, सब कुछ बंद था, ओके। तो चेक कब क्लियर होगा? चेक क्लियर होगा जाके 1 तारीख को। 1 तारीख हो गया, अगला महीना हो गया ना। तो अब मेरे हिसाब से तो बैंक में पैसे होने चाहिए। क्या बैंक के हिसाब से बैंक में पैसे होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि बैंक ने तो क्रेडिट ही नहीं डाला। बैंक तो कहेगा भाई रुक जा, तेरा चेक क्लियर नहीं हुआ इस महीने में। समझ में आ गई बात? तो ये डिले आ जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि जो बैलेंस मिसमैच है वो इस वजह से है। देन एम्बिजलमेंट चेक। एम्बिजलमेंट क्या होता है? घपला। मैंने आपको पहले ही बताया था। कब बताया था? जब जर्नल एंट्रीज कर रहा था कि लॉस, थेफ्ट, ऐसी चीज़ें होती है। क्या पता आपका अकाउंटेंट कुछ गड़बड़ कर रहा हो, तो आपको पता चल जाता है जब आप मैच करते हो। अगर आप मैच नहीं करोगे तो आपको जल्दी से पता भी नहीं चलेगा कि कैश में कुछ गड़बड़ हो रही है। मान लो कि आपने अपने अकाउंटेंट को कोई अथॉरिटी दे रखी है कि भाई तू कैश निकाल सकता है बैंक से जाके, वाउचर पैड है उसके पास, स्टैंप है उसके पास आपके ऑफिस की, आपने कुछ वाउचर साइन कर दिए कि इमरजेंसी में जाके तू पैसे निकाल रही हो। क्या पता वो पैसे ज़्यादा निकाल रहा हो सकता है आपने डिपॉजिट करने के लिए और उसमें से थोड़े से निकाल के उसने बाकी डिपॉजिट करा दिए हो। आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। देन एक्यूरेसी। तीसरा ये एक्यूरेसी पता चल जाती है कि भाई हमारी जो बुक्स बनी हुई हैं वो एक्यूरेट है या एक्यूरेट नहीं है। ओके बच्चों, अब आ जाओ। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे पॉइंट कवर कर दिए, बट फिर भी आ जाते हैं कि डिफरेंसेस क्यों आते हैं। हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। क्यों बनाते हैं? इन सब चीज़ों के लिए बनाते हैं क्योंकि डिफरेंसेस आ जाते हैं। डिफरेंस क्यों आते हैं बच्चों? बनाने का फ़ायदा ये होता है कि ये सब हम चेक कर लेते हैं। और डिफरेंस क्यों आते हैं? वाई दीज डिफरेंसेस? क्यों कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता? पहला, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग। ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। ये जो पॉइंट मैंने अभी क्लियरिंग हाउस वाला बताया था, दोनों ही केसेस में हो सकता है, जब आपने डिपॉजिट कराया और जब आपने इशू कराया। इशू का एग्जांपल भी चलो आप ले लो। फॉर एग्जांपल, आपने मुझे चेक इशू कर दिया, आप तो सेम डे एंट्री कर दोगे, या आपने किसी भी पार्टी को चेक दिया, राम, श्याम, सीता, गीता, किसी को भी दे दिया, तो आप क्या एंट्री कर दोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने राम को चेक दे दिया, राम डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अपने बैंक अकाउंट में हमने एंट्री कर दी, बाय राम करके बैंक बैलेंस कम कर दिया। राम जी ने चेक डाला जेब में, घर गए, शर्ट टांग दी। अगले दिन घूमने का प्रोग्राम बन गया, राम जी 4 दिन के लिए बाहर चले गए। 4 दिन बाद वापस आए तो देखा वो ये चेक था। फिर वो चेक डालेंगे, फिर वो 3 दिन में क्लियर होगा। अगर इन केस मंथ चेंज हो गया 7 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि मान लीजिए वो लास्ट वीक की बात थी मंथ के, सेम ऐसे 28 तारीख को, तो नेक्स्ट मंथ, तो आप जब अगस्त की बीआरएस बनाओगे तो आपके हिसाब से पैसे कम होंगे, पर बैंक के हिसाब से पैसे ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि चेक तो लगा ही नहीं ना बैंक में आके, राम जी ने चेक तो डाला ही नहीं। चेक डालेंगे तो आपके बैंक से पैसे कम होंगे ना। तो दिस इज द रीजन, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग, कि हम कब रिकॉर्ड कर रहे हैं और बैंक पासबुक में उसकी एंट्री कब कर रहा है। जब इस टाइमिंग में डिफरेंस आ जाता है तो बीआरएस में भी डिफरेंस आ जाता है। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। अब ये क्या होता है बच्चों? चलो थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं और यहां पे कुछ आइटम्स लिखते हैं। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। कौन सी ट्रांजैक्शंस होती है जो सिर्फ बैंक रिकॉर्ड करता है और हम नहीं कर पाते? अब तो देखो, आजकल तो ज़माना मॉडर्न हो गया, मोबाइल हाथ में आ गए हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ऐप में फटाफट खोल के देख लेते हैं, और हर चीज़ का एसएमएस भी आ जाता है कि बैंक से इतने पैसे कट गए, बैंक में इतने पैसे आ गए, बैंक से इतने पैसे चले गए, है ना। पहले ये नहीं होता था। और अभी भी व्यक्ति, अगर कंपनीज हैं कुछ, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बड़ी कंपनीज है, तो बड़ी कंपनीज का मोबाइल नंबर नहीं होता, उनकी स्टेटमेंट्स ही चेक होती है। और वो जो उनके ऑनर्स होते हैं उनके पास जो बैंक से रिलेटेड बैंक अकाउंट में जो अटैच फ़ोन नंबर होता है उसको चेक करने का टाइम भी नहीं होता। आपको क्या लगता है
अंबानी अपने बैलेंस देखता होगा कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे लगे, कुछ भी नहीं देखता होगा वो तो उसका सीए देखता होगा जो देखता होगा। तो क्या सीए को अपना बैंक का अपना फ़ोन नंबर दे देंगे जिससे वो कोई भी ट्रांजैक्शन थ्रू कर लेगा? नहीं देंगे। तो इसलिए पता नहीं चलता, तो चेक करना पड़ता है। कैसी ट्रांजैक्शन? जो सिर्फ बैंक में रिकॉर्ड हुई है। कौन कौन सी रिकॉर्ड होती है? देखिए, पहली, चार्जेस। बैंक जो चार्जेस लगा देता है, ठीक है ना, बहुत सारे चार्जेस लगाता है बैंक। चेक के चार्जेस हो गए, बाउंसिंग के चार्जेस हो गए, कोई छोटा मोटा इंटरेस्ट हो गया, कोई एसएमएस का चार्ज हो गया, कई टाइप के अलग अलग चार्जेस बैंक लगाता है। तो बैंक क्या करता है, आपको बताता नहीं है कि मैं आपसे पैसे लेने हैं, वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा देता है, सीधा आपके बैंक से पैसे कम कर दिए। जब आपके बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, पैसे कम हो गए, आपको तो पता ही नहीं, जब आप मिलाने जाओगे तो वो डिफरेंस आ जाएगा। ओके। सेकंड, इंस्ट्रक्शंस। जब आपने अपने बैंक को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, कैसी इंस्ट्रक्शंस? मेरी एलआईसी टाइम से भर दियो, बैंक भर देगा, आपको बताएगा थोड़ी ना। मान लो आपकी एलआईसी जाती है, हर महीने जाती है, या आपकी कार की ईएमआई जाती है फॉर एग्जांपल, वो हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाती है। सिर्फ आपके फ़ोन पे मैसेज आता है कि आपकी ईएमआई कट गई, आपका अकाउंट डेबिट हो गया। पहले फ़ोन नहीं होते थे, चैप्टर बहुत पुराना है, जब इंटरनेट नहीं था तब से है। ओके, तो वही चला आ रहा है, तो उसको सीखिए आप। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हमने बैंक को दे रखी होती है कि ये पैसे दे दिया कर, हमसे बिना पूछे। आजकल तो जैसे पेटीएम पे भी नहीं हो जाता, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल की सेटिंग कर दो, बिल आएगा ऑटोमेटिकली पेटीएम से पे हो जाएगा, हमारे यूपीआई से पैसे कट जाएंगे। ऐसे एलआईसी पॉलिसी होती है। ऐसे कुछ पैसे आ भी जाते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना। कौन से डिपॉजिट आ जाते हैं? अगर मान लो आपने कुछ शेयर्स ले रखे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो डायरेक्ट पैसे कहाँ आ जाएंगे? बैंक में आ जाएंगे। तो क्या वो लिखते फिरोगे? एक और एग्जांपल देता हूं इसका, डिपॉजिट्स का, छोटे छोटे डिपॉजिट का। अगर आप अपना कार्ड यूज करके पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो उस पर भी छोटा सा कैशबैक आता है। पेटीएम से करो तो पेटीएम से आता है, बैंक से करो तो बैंक से आता है, बैंक से आता है आई थिंक। तो अगर आप यूपीआई के थ्रू पे कर रहे हैं और बैंक के कार्ड से पे कर रहे हैं, तो उसी वक्त वो कैशबैक आपके अकाउंट में आ जाएगा। किसको याद रहता है? अगर 500 रुपये का तेल डलवाया तो शायद समवेयर अराउंड 3-3.5 रुपये कुछ आ जाते हैं, वापस ऐसे आते हैं। तो वो पैसे किसको लिखने याद रहते हैं? पर वो छोटे छोटे अमाउंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिसमैच हो जाता है। तो इनकी वजह से मिसमैच हो जाता है। गॉट इट? ऐसे ही डिपॉजिट्स हो गए। देन इंटरेस्ट। अगर मान लो कोई इंटरेस्ट है जो आपका आना है, या कोई इंटरेस्ट है जो चार्ज होना है, ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है, बैंक ने चार्ज कर लिया, ऐसे केसेस में आ जाता है। डिपॉजिट में एक और डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट बाय कस्टमर। आपका कोई कस्टमर है जिसने आपको पैसे देने थे, उसने डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। आजकल पैसे तो कहीं से भी जमा हो जाते हैं। अगर आपकी अकाउंट की डिटेल किसी के भी पास है, तो वो कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया उस बैंक की ब्रांच में जाके उस अकाउंट में सर्टेन अमाउंट जमा करा सकता है। तो वो जब डिपॉजिट होते हैं तो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। आपके अकाउंट में आ गए, बैंक ने क्रेडिट कर दिया आपके अकाउंट को, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। सपने थोड़ी ना आ रहे हैं। अगर मान लो वो कस्टमर आपको बताना भूल गया, या उसने बताया था और आप कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, तो जब मंथ एंड में मिलाएंगे तो वो मिसमैच आएगा। वो दूसरी बात है कि आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार वो वाले पैसे आए थे, तो हम वो लिख लेंगे। तो हमारा मेन पर्पस क्या है? हमारा मेन पर्पस सिर्फ यही है बच्चों कि हम चेक करें कि हमारे बैंक में जितने पैसे होने चाहिए हमारे हिसाब से उतने हैं कि नहीं है, और अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, हमें पता होना चाहिए। उन रीजंस को जब हम लिखते हैं एक पेपर पे, उसे ही स्टेटमेंट को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और तीसरा तो आपको पता ही है, एरर्स क्या होते हैं? एरर्स तो एरर्स होते हैं, गलतियां किसी से भी हो जाती है। मैंने पीछे भी बताई थी आपको, हमसे भी हो जाती है, कभी कभी बैंक से भी हो जाती है। ऐसा नहीं है बैंक से नहीं होती, वहाँ पे भी इंसान ही काम कर रहे हैं। कभी कभी ध्यान इधर उधर हो जाता है तो उनसे भी गलती हो जाती है। तो जब मिस्टेक्स हो जाती हैं तो वो बैलेंस मिसमैच हो जाता है। गॉट इट? तो उम्मीद करता हूं यहां तक का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि सारे पॉइंट्स अच्छे से लर्न करने हैं आपको। एमसीक्यूज यहीं से बनेंगे। जो मैंने बताया है क्लास को सुनना है, और जो मैंने बताया उसमें से भी अगर आपको अपनी नोटबुक में कुछ लिखना है तो प्लीज़ लिख लेना, क्योंकि बहुत सारी बातें हम लिख देते हैं और बहुत सारी बातें हम बता देते हैं। टीचर्स की आदत होती है बोलते बोलते कुछ भी बोल जाते हैं, तो काम की बातें भी निकलती है। बच्चों लिखा करो अच्छे से, क्योंकि लिखा हुआ हमेशा रहता है, सुना हुआ तो भूल जाएंगे, याद थोड़ी ना रहता है। पूरा किसको याद रहता है? आप 3 घंटे की मूवी देख के आओ, क्या 3 घंटे तक मुझे सुना सकते हो? 10 मिनट में स्टोरी खत्म कर दोगे, बट लिखोगे तो सब पता होगा, हाँ ये था, हाँ ये था यहाँ। गॉट इट? तो लिखा करो।
लिखने की आदत हमेशा अच्छी होती है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूं। इसके बाद हम सीखेंगे कि स्टेटमेंट कैसी बनाई जाती है और सेकंड क्लास में इसकी हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट सिखाऊंगा। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद फॉर्मेट के साथ। टिल देन स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, फॉर्मेट मैंने बना लिया है, कुछ रीजंस भी मैंने लिख दिए हैं, सिर्फ अब आपको क्या करना है, इनको समझना है। देखिए बच्चों, पहली बात, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो बेटा ये दो तरीके से बनती है। तरीका मीन्स दो पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, एक है हमारी कैश बुक और एक है हमारी पासबुक, और इनके बैलेंसेस जो हैं वो मैच नहीं हो रहे। तो अब मैच कराने का क्या तरीका है? मान लो जी इसके बैलेंस और इसके बैलेंस मैच नहीं हो रहे। अब मैच कैसे होंगे बच्चों? दो तरीके हैं। एक, हम कैश बुक के बैलेंस को उठाएं और इसमें प्लस माइनस करते 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 उसको कहां ले आए? पासबुक के बैलेंस पे ले आए, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि हम पासबुक के बैलेंस को उठाएं और जो भी कमियां हैं, गलतियां हैं, या जो भी रीजंस हैं उसको यहां पे प्लस माइनस करते रहें और आखिरी में इससे मैच करा दें। तो हमेशा जब भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शुरू होगी, हमें एक बैलेंस को चूज करना है कि इससे इसको मिलाएं या इससे इसको मिलाएं। हमें सिर्फ मिलाने से मतलब है बच्चों। गॉट इट? अब कैसे चूज करोगे? तो कैसे चूज आप नहीं करोगे, चूज करवाएगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको जो बैलेंस दिया हुआ है, अगर बैलेंस कैश बुक का दिया है तो पासबुक का मिलाना पड़ेगा, और पासबुक का दे रखा है तो हम इसको लेके शुरू होंगे और उसको कैश बुक से मिलाएंगे। यानी कि एक आपको गिवन होगा और दूसरा आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ में आ गई? यानी कि जब इसको सॉल्व करोगे तो आखिरी में जो बैलेंस बचेगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, एंड दैट इज बैलेंस एज पर द अदर बुक। इसको लेंगे तो ये निकलेगा, इसको लेंगे तो ये निकलेगा। गॉट इट? कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया है? कैश बुक का बैलेंस लिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा, अब इसमें भी दो होते हैं, कैश बुक के बैलेंस भी दो होते हैं और पासबुक के भी दो होते हैं। दो कैसे बच्चों? मैंने आपको क्या बताया था कि कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि कैश नेगेटिव नहीं हो सकता, बट बैंक हो सकता है, ओवरड्राफ्ट। याद करो, मैंने कैश बुक में कराया था, नहीं कराया तो डबल कॉलम कैश बुक वाली क्लास देखो, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो जब डेबिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, यानी कि बैंक ने हमें ओडी लिमिट दे रखी है जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट, तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो हम यहां पे लिखेंगे और क्रेडिट बैलेंस है तो हम यहां पे लिखेंगे। मैं लिख भी देता हूं, ये डेबिट का बैलेंस है और ये क्रेडिट का बैलेंस है। ओके बच्चों, यानी कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो प्लस में लिख देंगे और क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस में लिख देंगे। सेम फॉर पासबुक। ओके बच्चों, अब इसको चेक करना है। चलो हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? कैश बुक को ठीक कर रहे हैं। कैश बुक को ठीक करने का मतलब क्या है? कैश बुक में एंट्रीज को ठीक नहीं कर रहे हैं, इस पेपर पे कैश बुक के बैलेंस को ठीक करना है कि कैश में अमेंडमेंट्स कर दो। बात समझ में आ गई? मान लो वो कह रहा है गमी आ गई, किस वजह से नहीं मिला? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वही जो मैंने आपको समझाया था कि आपने राम जी को चेक दे दिया 2000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल। ओके, चलो एग्जाम्पल से ही लेते हैं, तो बैलेंस लिख ही लेते हैं, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। इसको हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में ही कर लेते हैं। ओके बच्चों, चलो मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट एज पर योर कैश बुक, आपके हिसाब से आपके बैंक में 20,000 रुपये होने चाहिए, पर आपका बैंक बता रहा है कुछ और ही। अब वो क्यों बता रहा है, देखते हैं। क्या हुआ कि आपने 2000 रुपये का चेक भगवान राम को दे दिया था। ओके, राम जी को दे दिया था। राम जी चेक घर पे रखकर एक हफ्ता घूमने चले गए। इतने में अगस्त का महीना खत्म हो गया। ओके, और आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकले। आप कह रहे हो मेरे अकाउंट में 20,000 हैं, यानी कि चेक देने से पहले कितने पैसे रहे होंगे? फॉर एग्जांपल 2000 का चेक दिया, 22,000 रुपये का। गॉट इट? आपके अकाउंट में 22,000 थे, आपने 2 का चेक काटा, आपने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी, कैश बुक ने बैलेंस दिखा दिया 20,000। ऐसा ही होता है ना कि भाई मेरे को पता था मेरे अकाउंट में 22,000 थे, 2,000 का चेक काटा, 20 होने चाहिए, तो कैश बुक बता रही है समझी। बैंक में भी मान लो 22,000 रुपये थे, इससे पहले मैच थी कैश बुक। ऐसे मान के चलो कि हमारी कैश और बैंक के बैलेंस मैच थे। यहाँ पे समझो
कि मेरे हिसाब से बैंक में 22,000 रुपये और बैंक के हिसाब से भी बैंक में 22,000 रुपये ही हैं, 22,000 मैच है कैश बुक में भी और पासबुक में भी। अब हुआ क्या, हमने चेक काटा, किसको काटा, राम जी को काटा। कितने रुपए का काटा, 2,000 रुपये का। हमारे हिसाब से पैसे कितने होने चाहिए थे, 20,000। 20,000 ही दिख रहे हैं, पर क्या बैंक से पैसे कम हुए, नहीं हुए। क्यों, क्योंकि राम जी ने चेक डिपॉजिट ही नहीं कराया अपने अकाउंट में, तो वो हमारे बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। प्रेजेंट नहीं हुआ तो पैसे भी नहीं कटे, तो पैसे कितने पड़े हैं, 22,000 रुपये पड़े। हो गई गड़बड़। मैं कह रहा हूँ 20,000 होने चाहिए, बैंक कह रहा नहीं भाई 22,000 रुपये पड़े। तो अब क्या करेंगे, हम भी ठीक कर लेते हैं। किसको ठीक करें, कैश बुक को। क्या करेंगे, बैंक की मान लेते हैं, ले भाई प्लस में कर दिए 2,000 रुपये। मैच हो गई हमारी बैंक और बैंक की कैश बुक, किससे, पासबुक से। बैंक की पासबुक से हमारी कैश बुक मैच हो गई कि बैंक ने बोला भी वो 2,000 का चेक लगा नहीं है, मैच कर लिया हमने। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखते हैं। अगला आ जाओ, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड। हमने चेक जमा कराया था, अब उल्टा ले लेते हैं, पर क्लियर नहीं हुआ। फिर से समझो, कि अब राम जी से हमें चेक मिला था, हमें राम जी ने हमें पैसे देने थे, हमें चेक दिया। हमने क्या करा, 22,000 मैच था, हमने 5,000 का चेक बैंक में जमा करा दिया। हमारे हिसाब से कितने पैसे होने चाहिए, 27,000 रुपये। पर हुआ क्या, 28 अगस्त को चेक जमा कराया था, सैटरडे संडे आ गया, बैंक में चेक कब क्लियर होगा, पैसे कब आएंगे, 1 सितंबर को। हम कब बना रहे हैं, 31 अगस्त को। तो 31 अगस्त को हमारे हिसाब से कितने पैसे होने चाहिए, 27, क्योंकि हमने तो 28 अगस्त को एंट्री कर दी थी, तो 27,000 होने चाहिए। पर बैंक कह रहा है भाई तेरा चेक क्लियर नहीं हुआ, नहीं हुआ तो पैसे कितने हैं, 22,000। अब क्या करें, तू भी अपने यहाँ पे ठीक कर ले। कर लेते हैं जी। क्या करेंगे, जो 5,000 रुपये हमने बढ़ा रखे थे वो 5,000 रुपये हम कम कर देते हैं। लो भाई मैच हो गई, बैंक से टैली हो गया। बैंक कह रहा नहीं है, ठीक है भाई नहीं है, माइनस कर देते हैं हम, मैच हो गई। चलिए अगला, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने कोई हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, कोई शेयर्स में, किसी डिबेंचर्स में, किसी सिक्योरिटीज़ में हमने पैसे लगा रखे हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, डिबेंचर्स खरीद रखे हैं। ये शेयर्स डिबेंचर्स बच्चों शायद आपको ना समझ में आए। शेयर्स तो पता होगा, स्कैम 92 सबने देखा होगा, मुझे पता है अच्छे से, किसी ने भी नहीं छोड़ा होगा तुम में से, तो शेयर्स तो पता होगा। बट शेयर्स पे डिविडेंड आता है। इंटरेस्ट किस पे आता है, इंटरेस्ट आता है इन्वेस्टमेंट पे, डिबेंचर्स पे। तो आप इसको इंटरेस्ट समझ लो या डिविडेंड समझ लो, कुछ भी समझ लो। आता कहाँ है वो बैंक में आता है। हम ऑटोमेटिकली, हमारा बैंक अटैच हो जाता है हमारी सिक्योरिटीज़ के साथ, ठीक है ना। आपने वो सुना होगा, क्या बोलते हैं, डीमेट अकाउंट खुलता है। आजकल तो यूट्यूब पे ऐड भी बहुत आती है, एक्सपर्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन, बैंक में मैंने शेयर्स में पैसे लगाए, इतने कमा लिए, आती है ना यूट्यूब पे, सेम वही। तो क्या होता है, वो पैसे हमारे अकाउंट में आ जाते हैं इंटरेस्ट के नाम के, डिविडेंड के नाम के। तो बैंक क्या करता है, पैसे बढ़ा देता है। फिर से समझ लो, देखो हम हर बार किसको ठीक कर रहे हैं, बैंक को ठीक कर रहे हैं, सॉरी कैश को ठीक कर रहे हैं। किसको ठीक कर रहे हैं, कैश बुक में करेक्शंस कर रहे हैं, बैंक को हम नहीं छेड़ रहे इस वक्त। क्यों नहीं छेड़ रहे, क्योंकि हमारे पास बैलेंस किसका दिया हुआ था, बैंक कैश बुक का दिया हुआ था। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम कैश बुक के बैलेंस को लेके बैंक से मैच कर रहे हैं। गॉट इट। तो आखिरी में हमें पता चल जाएगा कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं एज पर बैंक। हमारे हिसाब से तो 20,000 रुपये हैं। ओके, अब हम चीज़ें मिला रहे हैं। अब क्या हुआ, इंटरेस्ट आ गया, कहाँ आ गया, अब के तो यहाँ आ गया। कितने रुपए का, मान लो 1,000 रुपीज़ का। तो बैंक क्या कह रहा है, 23,000 है, हम क्या कह रहे हैं 22,000 है। क्यों, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं पैसे आ गए, ठीक है ना। एसएमएस आया होगा, हमने पढ़ा ही नहीं बैंक का। कौन देखता है, व्हाट्सएप देखते हैं आजकल, एसएमएस कौन देखता है, नहीं देखा। छोटा सा एसएमएस था 1,000 रुपये का। ओके, तो हुआ क्या, बैंक कह रहा है 23 है, हम कह रहे हैं 22 है। तो अब क्या करेंगे, बैंक की बात मान लेंगे, मान लेते हैं भाई इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। लो जी, हाँ जी मान लिया, आपने हमारे अकाउंट में 1,000 रुपये बढ़ा दिया, हमने भी बढ़ा दिया, हो गई एंट्री, मैच हो गया बैंक से। अगला देखो बच्चों, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब बैंक ने पैसे काट लिए, कितने काट लिए, 500 रुपये के चार्जेस काट लिए। तो कितने पैसे रह गए हमारे अकाउंट में, 21,500। हम क्या कह रहे हैं, 22,000 होने चाहिए, बैंक कह रहे नहीं 21,500 है। क्यों, चार्जेस काट लिए मैंने तेरे। अच्छा जी, काट लिए, कोई बात नहीं, बैंक से लड़ तो नहीं सकते हैं, हम भी काट देते हैं। लो जी, आप कहते हो तो हम यहाँ भी लिख देते हैं 500 रुपये। हो गई मैच,
आगे आ जाओ। प्रीमियम ऑफ LIC पेड बाय बैंक, हमारा कोई इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है जो हमने बैंक को बोल रखा था कि ड्यू डेट पे अपने आप भर दिया कर। LIC को भी इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, LIC से वो आया चेक लगने, ठीक है ना, जो आजकल दे देते हैं, ई चेक्स दे देते हैं ना, ECS जिसको बोलते हैं, जैसे EMI कटती है कार्स की, ऐसे इंश्योरेंस के पैसे भी कट जाते हैं। तो LIC से ECS आया, बैंक ने उसको क्लियर कर दिया, पैसे कट गए। हमारे हिसाब से कितने पैसे हैं? 22,000 रुपये। बैंक कह रहा है भाई 5,000 रुपये की तेरी इंश्योरेंस भर दी मैंने। ओके भाई, भर दी। तो बैंक क्या कह रहा है? 17,000 रुपये है तेरे, 17,000। हम कह रहे हैं 22 है। क्यों है? बैंक कह रहा है तुम्हारी LIC भर दी 5,000 की। ओके जी, हम भी भर देते हैं। लो, हमने कम कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अब क्या हुआ? बैंक, हमारा कोई कस्टमर है, उसने हमारे बैंक में डायरेक्ट पैसे जमा करा दिए। कितने जमा करा दिए? मान लो 5,000 ही करा दिए। कितने पैसे हो गए हमारे अकाउंट में? 27। हमें नहीं पता, या उसने बताया था तो हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी। तो हमें क्या पता चल रहा है? हमारी कैश बुक के हिसाब से हमारे पास कितने पैसे हैं? 22,000। बैंक क्या कह रहा है? भाई 27,000 है। क्यों है? तेरे कस्टमर ने जमा करा दिए। ओके, करा दिए, हम भी मान लेते हैं करा दिए। लो जी, अब एंट्री कर देते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आपको इस चैप्टर में ये स्टेटमेंट बनानी है। उम्मीद करता हूं समझ आई। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी बैलेंस निकलेगा। किसका बैलेंस निकलेगा? बैलेंस एज पर पासबुक, कि बैंक में अब कितने पैसे हैं। ये तो हमने बैंक के हिसाब से प्लस माइनस कर दिया। अब फाइनल आंसर निकलेगा बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंसिंग करनी आपको अच्छे से आ गई है। क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। 222, 23, 28, यहाँ पे भी लिख देंगे 28। अब बैलेंस कितना आ गया? 5 और 5 10, 500। तो आ गया 17,500। यानी कि 31 अगस्त 2021 को जहां हम कह रहे हैं कि हमारे बैंक में 20,000 रुपये होने चाहिए, बैंक क्या कह रहा है कि तुम्हारे अकाउंट में 17,500 रुपीज़ है। गॉट इट बच्चों? यहाँ तक समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आया होगा। ओके, तो हमने कहाँ से शुरू करा? कैश बुक का बैलेंस उठाया कि हमारे हिसाब से 20,000 रुपये थे। बैंक ने कहा नहीं भाई, मैच नहीं हो रहे। हमने पूछा क्यों नहीं हो रहे? बैंक ने ये 5 रीजंस हमें दे दिए। 1 2 3 4 5 6 रीजंस हमें दे दिए। तो क्या रीजंस दिए बैंक ने? बैंक ने रीज़न दिया तुमने कोई चेक इशू किया था, वो कटा नहीं है। हमने कहा ओके, हम ऐड कर लेते हैं। फिर बैंक ने क्या कहा? तुमने जमा कराया था, जमा भी नहीं हुआ। अच्छा जी, हम माइनस कर देते हैं। फिर बैंक ने कहा तेरा इंटरेस्ट आ गया, मैंने तेरे अकाउंट में डाल दिया। अच्छा भाई, हम भी डाल लेते हैं। फिर बैंक ने क्या कहा कि मैंने तुम्हारे चार्ज काट दिए। ओके जी, हम भी कम कर देते हैं। फिर बैंक ने कहा कि तेरा प्रीमियम भर दिया। ओके, हमें याद आया हाँ भरना था, हमने भी अपने पैसे कम कर दिए। फिर बैंक ने क्या कहा आखिरी में कि तेरे किसी कस्टमर ने तेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए। हमने बैंक को क्या कहा? ओके ओके कहते जाओ बस, और जो जो बैंक कह रहा है चुपचाप मानते जाओ। हमने भी प्लस कर लिए। उसके बाद बच्चों जब हमने बैलेंस निकाला तो बैलेंस निकला 17,500। अब हमने बैंक को कहा क्या मेरे अकाउंट में 17,500 है? बैंक कहेगा हाँ, अब तेरे अकाउंट में 17,500 रुपये हैं। और अगर मान लो बैंक कहता है नहीं, इसका क्या मतलब है कि कोई और एरर है जो अभी छूट गया है। ओके बच्चों, जो मैच करना पड़ेगा। बाकी फिलहाल ऐसा होता नहीं है, आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये मैच हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको पता चल गया होगा कि बैंक क्या होता है, कैश बुक क्या होती है, पासबुक क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होती है, गलतियां क्यों होती है, उसमें मिसमैच क्यों होता है और उसको मैच कैसे कराते हैं। ओके, अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। 4 क्वेश्चंस आपको बच्चों करके दिखाऊंगा हर बैलेंस के हिसाब से। बैलेंस एज पर कैश बुक, देन बैलेंस एज पर पासबुक, देन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा जिसमें आप उस फॉर्मेट को अगर लर्न कर लेंगे, उन एंट्रीज को, कि ये वाली प्लस होती है और ये वाली इस केस में माइनस होती है, तो अगर आपको कभी किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो जाए कि यार ये प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी, तो उस फॉर्मेट को देख लेना, आपको
आंसर आपका मिल जाएगा। गॉट इट बच्चों? तो वो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले करेंगे हम 4 क्वेश्चंस। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, नॉलेज बढ़ी होगी। नॉलेज का बढ़ना बच्चों बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अगर आपको समझ आया और आपकी नॉलेज बढ़ी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो मैं उम्मीद करता हूँ कर ही लिया होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, सो दैट दे विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस क्लास। ओके बच्चों, तो चलिए अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।